नमस्कार, बरेली से मातृभूमि का स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। चलिए सीधे आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आकर के कह दे, देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा। ये छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा, कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा। ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाएं। अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाए, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाएं। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साफ पर भी प्रगति नहीं होती है। उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है। भाइयों बहनों, सूरज ढलने के बाद आप घर के से निकलने से घबराएं, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, अपने काम टालें। ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, यूपी में 5 साल पहले जो इन गौर परिवारवादियों, माफियावादियों ने जो माहौल बना दिया था, उसके खिलाफ योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। भाइयों बहनों, जीवन में सुरक्षा ये छोटी चीज नहीं है। जहां हालत बिगड़े हुए हैं वहां दशक निकल जाते हैं, कानून राज स्थापित नहीं होता है, बहुत मेहनत पड़ती है। योगी जी ने ऐसी कठिन स्थिति में से उत्तर प्रदेश को बाहर ला करके 5 साल के भीतर भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है। बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं और आगे भी इसको और पक्का करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है, उसने समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी की सरकार ने दिया है। कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था। इन क्षेत्रों के छोटे, लघु, कुटीर उद्योग, हमारे व्यापारी उद्यमी साथी भी इन अपराधियों के कारण, माफियाओं के कारण परेशान रहते थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जी जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? यही करना चाहिए ना, तभी तो सज्जन व्यक्ति जिंदगी जी सकता है। भाई, ईमानदार आदमी जो मेहनत करता है वो तभी जी सकता है। बरेली के लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्चुअली वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। बरेली को तो कैसे बार बार दंगों की आग में झोंका गया, ये भी हमने देखा है। भाइयों, पहले ये हालत थी कि लोग अपने पर्व त्योहार तक शांति से नहीं मना सकते थे। दबंग, दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। पूरी तरह आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस बार भी इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं
माफियाओं को, गुंडागिर्दी करने वालों को, ऐसे लोगों को वो नेता बनाने के लिए निकले हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करो, ये मैं प्रार्थना करने आया हूं भाइयों बहन। ये बदले के मौके की तलाश में है। इनको कभी बदला लेने का मौका मत देना भाइयों। मैं इस क्षेत्र के नौजवानों से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, युवाओं से खास तौर पर कहूंगा कि यूपी के बेहतर भविष्य से आपका भी भविष्य जुड़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों। आपके पहले लोगों को गांव घर छोड़ के जाना पड़ा, शहरों में जाकर झुग्गी झोपड़ी में जीना पड़ा। अब मैं उत्तर प्रदेश से किसी को जाना पड़े, ये स्थिति नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ऐसा बनाना है, देश भर के लोगों को उत्तर प्रदेश आने का मन कर जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहा है। भाजपा को दिया आपका एक एक वोट यूपी की तस्वीर बदल देगा। भाइयों और बहनों, खेती और छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना के इस संकट काल में डबल इंजन की सरकार ने खेती और छोटे उद्योगों के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। हमने नई नई योजनाएं लाए, कोशिश की है। दुनिया भर में हाहाकार मचाने की वजह से भाइयों बहनों, खाद की ये जो कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन सब खत्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसके कारण खाद की, कीटनाशकों की सप्लाई भी बहुत प्रभावित हुई। कीमत भी कल्पना ही कर सकते इतनी बढ़ गई, अनेक गुना कीमत बढ़ गई है दुनिया के मार्केट में। लेकिन ये संवेदनशील सरकार है, छोटे किसानों पर बोझ ना है, इसकी चिंता करने वाली सरकार है। इसलिए पूरी दुनिया में इतना बड़ा दाम बढ़ गया, हमको महंगी कीमत से बाहर से चीजें लानी पड़ी। हमने किसानों के लिए चीजें लाए, फर्टिलाइजर लाए, खाद लाए, दवाइयां लाए और किसान को बोझ नहीं पड़ने दिया। सारा बोझ सरकार ने झेला, किसान को कम पैसों में वो दिया। हमने सब्सिडी बढ़ा दी, हमने हजारों करोड़ की सब्सिडी ज्यादा कर दी। इस बजट में भी 1 लाख करोड़ रुपया, मेरे छोटे किसान भाइयों बहनों सुनिए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खाद सब्सिडी के लिए हमने रखा है, ताकि अगर आगे कोई आफत आ जाए तो भी मेरे किसान को कोई मुसीबत ना आ जाए। इसका प्रबंध हमने आज अभी से किया है। छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जो हजारों रुपए इस दौरान मिले हैं, उससे भी उनकी बहुत बड़ी मदद हुई है। छोटे किसान के लिए हर समय जब भी उसको खेती की जरूरत है, तुरंत 2000 रुपए उसके खाते में जमा हो जाते हैं और साल में बार बार ये काम होता रहता है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया है भाइयों। और सरकार ने भी किसानों से एमएसपी पर तो शाम 6 बजे बरेली से डिबेट की डबल डोज देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे और रोमाना के साथ जमीनी मुद्दों की होगी जमीन से पड़ताल लाइव। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। फौरन लौट रहे हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मातृभूमि। आप जानते ही हैं 5 राज्यों में चुनाव है, दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कासगंज में है, गृह मंत्री अमित शाह बरेली में मौजूद है और राहुल गांधी इस समय गोवा में मौजूद है। सीधे आपको गोवा ले चलते हैं, राहुल गांधी का संबोधन सुन लेते हैं। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन है। गोवा को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, गोवा को टूरिज्म इंडस्ट्री को रिजुविनेट करने की जरूरत है, गोवा को अपने भविष्य की बात करनी है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल यहां पे उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव के समय पहले जब 2014 में चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा। याद है आपको? आज वो क्यों नहीं कहते? आज भाषण में क्यों नहीं कहते कि मैं रोजगार दिलवाऊंगा?
आज भाषण में क्यों नहीं कहते कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा? आज क्यों नहीं कहते कि मैं भ्रष्टाचार हटा दूंगा? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि टोटली फेल है। और गोवा की जनता जानती है गोवा में बीजेपी ने क्या किया। उनको नरेंद्र मोदी जी को ये समझाना चाहिए कि पिछले 5 सालों में उन्होंने गोवा के लिए क्या किया। उनको ये बताना चाहिए कि गोवा के युवाओं के लिए रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया। उनको ये समझाना चाहिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने क्या किया। आज अगर आप गोवा की जीडीपी देखें, हिंदुस्तान की जीडीपी देखें, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है उसको देखें, प्राइम मिनिस्टर को उस चीज पे कमेंट करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को यह भी समझाना चाहिए कि उन्होंने ये जो 3 किसान बिल जो लाए हैं ये किसके लिए लाए। तो प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में बोलना चाहिए। मैंने शुरुआत में बोला, नरेंद्र मोदी गोवा इसलिए आए हैं कि वो गोवा को सही मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दा गोवा के सामने है, रोजगार, रोजगार कैसे पैदा होगा, एनवायरनमेंट, उनके मैनिफेस्टो में एनवायरनमेंट शब्द ही नहीं है, जो गोवा के लिए सबसे जरूरी चीज है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एनवायरनमेंट के बारे में बोला, कुछ बोला? तो राहुल गांधी को आपने सुना। और इस समय क्योंकि चुनावी घमासान जारी है राजनीतिक दलों के बीच में, राजनीतिक नेताओं के बीच में, तो वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। यहां पर हम रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि रात 9 बजे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी होंगी घोषणा पत्र के मंच पर, देखना ना भूलें। आपका आप देख रहे हैं मातृभूमि। जैसा कि आप जानते ही हैं 5 राज्यों में चुनाव है। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। अखिलेश यादव रामपुर में मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी खासी परेशान है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अखिलेश परेशान है। सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने अजय दुबे से खास बातचीत की, क्या कह रहे हैं। विजय रथ लेकर अखिलेश यादव आज पहुंचे हैं रामपुर। जब सरकार थी अखिलेश यादव की तो काफी चर्चा में रहता था, अब नकारात्मक विषयों को लेकर चर्चा में लगातार बना रहता है। अब देखिए किस तरीके का समर्थन यहाँ पे मिल रहा है। जिस जगह से गाड़ी गुजर रही है, जिस गली से गाड़ी गुजर रही है, जो समर्थक है, चाहने वाले पहुंच जा रहे हैं। अखिलेश जी, ये जो प्रेम देखने को मिल रहा है सड़क पर, रामपुर को लेकर एहसास आपके मन में क्या है अखिलेश जी? जो लोगों की एहसास है, क्या एहसास है? लेकिन समर्थक हैं, समर्थक बीच में जब हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ मिलाने के लिए, खिड़की खोलकर अभिवादन करने के लिए। सर, मैं एहसास की बात कर रहा था, ये जो प्रेम दिख रहा है आपके मन में रामपुर को लेकर क्या एहसास है? क्योंकि 2 रोज पहले जब कैंसिल हुआ था तो कहा जा रहा था कहीं जाए ना जाए अखिलेश जी यहाँ आएंगे। देखिए, रामपुर वो जिला है जो लोकसभा में भी यहाँ की जनता ने समर्थन किया। गठबंधन के आदरणीय आजम खान साहब को ऐतिहासिक वोटों से जिताया। हमेशा यहाँ पर विधानसभाएं जीती हैं समाजवादी पार्टी ने, और इस बार जिस तरह का धोखा देखा है रामपुर की जनता ने और जिस तरह का अन्याय देखा है रामपुर की जनता ने, यहाँ के कार्यकर्ता नेताओं के साथ लगातार पुलिस का उत्पीड़न हुआ, झूठे मुकदमे लगाए। किसी परिवार के ऊपर 250-300 मुकदमे नहीं दर्ज हुए होंगे पूरे देश के पॉलिटिकल कैरियर में, लेकिन जिनकी जितनी छोटी सोच है उतने ही छोटे आरोप लगा करके लगातार मुकदमाएं और धाराएं लगी हैं। आप मुकदमे धाराओं की बात कर रहे हैं सर। इस रामपुर के नेता आजम खान जी, आपकी सरकार के समय बहुत रसूख होता था उनका, जिस तरीके से उनके ऊपर धाराएं लगी हैं, उनको लेकर जो पूरी कानूनी कार्रवाई हुई है, उनके बेटे साथ में आपके वो भी बैठे हुए हैं, लंबे समय तक वो भी रहे जेल में, इन सब चीजों को कैसे देखते, किस तरह की कार्रवाई सर? इसलिए मैंने कहा कि छोटी सोच के लोग छोटे ही आरोप लगाते हैं, और जब अधिकारी से लेकर के, नीचे के अधिकारी से लेकर के और लखनऊ में जो बैठे हैं, उनका यही निर्देश था कि इनको जेल भेजा जाए। ये मुझे उम्मीद है कि न्यायालय मदद करेगा और न्यायालय से राहत मिलेगी। आपको सोचना ये चाहिए कि जिसके ऊपर जीप चढ़ा करके किसानों को कुचलने का आरोप है, वो तो जेल से बाहर आ गए, और जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है उन्हें जेल के अंदर रखा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं चाहती है, पढ़े लिखे लोग नहीं चाहती है।
क्योंकि पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे तो उनके झांसे में नहीं आएंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी के लेकर के इतनी कार्रवाई हुई है। मुझे उम्मीद है न्यायालय न्याय करेगा। अच्छा सर, ये बातचीत रामपुर के कॉन्टेक्स्ट में, तो आगे आपको दिखाएंगे क्या है बरेली की जनता का मूड। देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। पहले चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 9 जिलों की 55 सीटों के लिए होना है। उसी में से एक जिला है बरेली, जहां ये दूसरे चरण का मतदान होना है। इस समय मैं बरेली में मौजूद हूं। यहां से शाम को हम आपके लिए डिबेट का डबल डोज तो लेकर आएंगे। तो मैंने सोचा कि दिन में क्यों ना निकलकर शहर में लोगों का मूड जाना जाए। इस समय मैं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और तमाम विकास के दावे सभी सरकारों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन विकास की पोल खोलती हुई ये सड़क आपके सामने है। देख सकते हैं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सड़क का क्या हाल है, लेकिन भीड़ भी यहाँ पर खूब है और मंगलम रेस्टोरेंट मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना चाय समोसे के साथ कुछ मीठा खाते हुए बात की जाए, जनता से जाना जाए उनका मूड और पूछा जाए कि क्या है उनका मुद्दा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, चर्चा शुरू करें उससे पहले ये गरम गरम समोसे आप देख रहे हैं। जो भी जिलाधिकारी कार्यालय पे लोग काम से आते हैं वो पहले यहाँ पर समोसे का लुत्फ उठाते हैं और फिर काम के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, आप बताइए, फटाफट समोसे भर रहे हैं। हाँ जी, रोजी रोटी और कमाना खाना, और क्या मुद्दा? कमाना खाना है। विकास के दावे हर सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आप उससे सहमत हैं कि विकास किया जा रहा है और विकास करेंगी सरकारें आगे, या सिर्फ हिंदू मुसलमान? ये सबके लिए ही हो रहा है अभी तो फिलहाल। हिंदू मुसलमान सबके लिए ही हो रहा है वो तो। मतलब सभी दल जो हैं वो हिंदू मुसलमान यानी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब इस समोसे की दुकान पर आगे बढ़ती हूँ और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मिठाई भी रखी हुई है। तो जान लेते हैं कि इस बार का चुनाव किसके लिए मीठा साबित होने वाला है नतीजे, और किसके लिए नमकीन साबित होने वाला है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए हैं और बहुत मजे ले लेके समोसे चाट खा रहे हैं। क्या मुद्दा है सर आपके लिए इस बार चुनाव? महंगाई कम हो, बस यही मुद्दा है बस। ठीक है। और ये जो हिजाब की बात हो रही है, बुर्के की बात हो रही है, उस पे विवाद छिड़ा हुआ है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो विवाद असर करेगा? लेकिन इनकी राजनीति है, जब जब ये चुनाव में आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और इसी बात, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज की तारीख में इतनी महंगाई है, तो मतलब लोग महंगाई से बहुत परेशान है। यहाँ पर एक मैडम भी बैठी हुई है, मेरा उनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे समोसा चाट खाने आई हैं? एक छोटी सी पार्टी है। अच्छा, छोटी सी पार्टी। आप देखिए, ये जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मंगलम रेस्टोरेंट और यहाँ पर एक पार्टी का भी आयोजन किया गया है। पर ये जो पार्टी है, आपने पार्टी का जिक्र क्योंकि किया, किसको वोट देंगी? क्या मुद्दा आपके लिए इस बार चुनाव में सबसे बड़ा है? को शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना है। ये देखिए, यहाँ पे एक मौलाना साहब भी बैठे हुए हैं। मौलाना साहब, एक लंबा उम्र का अनुभव आपने यहाँ बिता लिया है उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर इस बार चुनाव हो रहा है? भाईचारा खत्म कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया इन पार्टियों ने और अपना सीधा करना है। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आदमी परेशान है। चलिए, तो अब मैं यहाँ बैठ जाती हूँ इन सबके बीच में। और देखिए, चर्चा लगातार जारी है, मुद्दे बहुत सारे हैं लोगों के पास। कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि विकास होना चाहिए, युवाओं की अपनी समस्या है, युवा जो है वो नौकरी की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं कहती हूँ, भैया जरा 2 समोसे मुझे भी तो खिला दीजिए, इतनी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो आप बताइए, समोसे के साथ, आप समोसे का तो मजा ले रहे हैं, लेकिन सरकारें जो हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, अभी योगी की सरकार हो, दावे किए जाते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन असली मुद्दा जो है वो विकास से इतर बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। ध्रुवीकरण, धर्म का मुद्दा खड़ा हो जाता है। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? सरकारें कोई भी हो, मतलब हमें जाति पात, धर्म और उसकी राजनीति नहीं करनी है। धर्म की राजनीति नहीं करनी है। आप क्या कहेंगी मैम, ये जो धर्म की राजनीति हो रही है? देखिए, ये चटनी भी आ गई है, समोसे भी आ गए, मैं इसका लुत्फ भी उठा रही हूँ और भूख भी बहुत जोर से लगी हुई है। लेकिन युवाओं का जो मुद्दा है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है कोई भी सरकार संजीदा नहीं है युवाओं को लेकर, उनकी नौकरियों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर?
यस मैम, और कोई भी मतलब जितना युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए वो उस हिसाब से है नहीं। तो देखा आपने यहाँ पर ये जो महिला मौजूद है इसका भी यही कहना है कि युवाओं की नौकरियों को लेकर कोई भी संजीदा नहीं है। मेरे साथ एक युवा मौजूद है इस समोसे की दुकान पर, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। बताओ बेटा, वो आपकी उम्र हो गई है वोट देने की? हाँ जी मैम, हो गई है। क्या मुद्दा सबसे बड़ा है? और ये जो आरोप लग रहा है सभी राजनीतिक दलों के ऊपर, समाजवादी पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी हिंदू मुसलमान, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान, क्या लग रहा है? मैम, हिंदू मुसलमान को वैसे इक्वलिटी होनी चाहिए। एक मुद्दा ये है कि इक्वलिटी हो, और बेरोजगारी जो अभी बहुत हो रही है वो भी कम हो, बस। तो देखिए, युवाओं का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी कम होनी चाहिए। यहाँ पर इस समोसे की दुकान पर एक और शख्स मौजूद है, उनसे भी जान लेती हूँ क्या मुद्दा लग रहा है और आपके लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है। जब आप वोट देने जाते हैं, बटन दबाते हैं, तो क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि सबसे जरूरी होना चाहिए, जिन पर राजनीतिक दलों को बात करनी चाहिए और नहीं कर रही है? आदमी को लॉ एंड ऑर्डर में बहुत राहत मिलनी चाहिए। मतलब कानून व्यवस्था देखिए, लोगों के लिए हम टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ी मांग है यहाँ पर रहने वाले इस प्रदेश के लोगों के लिए। लोगों का ये भी कहना है, जो युवा हैं, कि रोजगार उन्हें मिलना चाहिए, अच्छी हवा, अच्छा पानी, सब कुछ जो है वो एक आम नागरिक की मांग होती है। लेकिन राजनीतिक दल जो है वो इस मुद्दों से हटकर बात करते हैं। तो चलिए अब इस दुकान से बाहर निकलते हैं, समोसे की दुकान से। जो समोसे जो खिला रहे हैं इतने बढ़िया लोगों को, उनसे भी बात कर लेती हूँ। ये दुकान आपकी है? कितने सालों से है ये दुकान? हम तो 25 साल से हैं जी, 25 साल से। अच्छा, लगभग 25 साल से आपके पास ये दुकान है। क्या लग रहा है कि जो मतदान है, वोटिंग है, वो किस मुद्दे पर होनी चाहिए और किस मुद्दे की बात हो रही है? बस चलता फिरता रहे इसे मुद्दा है, और वोट पड़ने चाहिए, बढ़िया पड़ने चाहिए, और सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमने समोसे वाले से जाना कि उसके लिए क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पर वो वोट देना चाहता है। और यहाँ पर मैंने कहा कि लाओ मैं भी समोसे तल कर देखती हूँ। तो ये कितने करारे समोसे यहाँ पर बन रहे हैं। तो जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है कि कौन सी सरकार उसके लिए काम करेगी, जो वो दावे कर रही है वो कितनी ईमानदारी के साथ निभाएगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बिल्कुल बंद की जाए देश में, ये बहुत गलत है। देखिए, ये मांग बहुत मुखर तरीके से निकल कर आ रही है कि हिंदू मुसलमान पर राजनीति बंद होनी चाहिए, यानी कि दोनों ही तबके मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये राजनीतिक दल हैं जिनके ऊपर आरोप है कि वो बांटने की राजनीति कर रही हैं। बाबा का बुलडोजर चल रहा है। मेरा नाम शारिक खान है और मैं सरकार की सारी नीतियों से सहमत हूँ। ये मेरा विश्वास है। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारा जो सबका साथ सबका विकास है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ना ही ये सबका साथ करते हैं और ना ही सबका विकास करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ ज्यादातर लोग जो मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब, नितिन गडकरी साहब ने हाईवे तो बहुत बढ़िया बना दिए, लेकिन शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वो बेहद बुरे हाल में है। सड़कें बनती हैं और उनको खोद दिया जाता है। तो अब आपने देखा कि यहाँ बरेली के बाजार में जहाँ झुमका गिरने की बात की जाती थी, वहां पर लोगों के मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल वही हैं जो पूरे प्रदेश के हैं। लोग विकास चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं। तो फिलहाल चुनावी चौपाल में मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी आपसे होती रहेगी मुलाकात। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।